हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में। मैं हूं आपका एजुकेटर नीरज पांडे। आप सभी का स्वागत करता हूं लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स, जो कि मध्य प्रदेश का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। मध्य प्रदेश में होने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराई जाती है। आप सभी का स्वागत है इस पर्टिकुलर सेशन में, जो कि इंडियन इकोनॉमी का, भारतीय अर्थव्यवस्था का सेशन है। जो लर्नर्स एमपीपीएससी 2019 के मेंस की तैयारी कर रहे हो या 2020 के मेंस बाद जो मेंस होने वाले हैं, पुराने पैटर्न या नए पैटर्न, उन दोनों के लिए सेशन बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के सेशन आंसर राइटिंग का सेशन है, उत्तर लेखन का सेशन है और आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। मैं आप सभी को से यहाँ पर चर्चा करूंगा कि उत्तर जो हमारे एमपीपीएससी, खासकर एमपीपीएससी में जो प्रश्न उत्तर लिखे जाते हैं, उनकी फ्रेमिंग क्या होगी, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए, हमें उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो इसी पर्टिकुलर सेशन में आप सभी का स्वागत है। शॉर्ट में मेरे बारे में परिचय है, आप लोग देख सकते हैं। मेरा नाम नीरज पांडे है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी प्रोफाइल नीरज पांडे के नाम से प्राप्त हो जाएगी और इस फील्ड का अनुभव भी मेरा आप देख सकते हैं, सामने आपके स्लाइड में के सामने है। इसके साथ साथ आप सभी को अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूंगा, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि किस प्रकार से आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ करके आप कंप्लीट तैयारी अपनी कर सकते हैं मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से। मीन्स आपको बाहर जाने की, कहीं पर भी घर से बाहर जाने की, इन द सेंस बड़े बड़े शहरों में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, लाखों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम कीमतों पर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आपको प्राप्त होगी। तो ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप सबसे पहले आप इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल पर। इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लें, गोल सेलेक्ट कर लें एमपीपीएससी एंड व्यापम। और आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो प्लस कोर्सेस होते हैं, अनअकैडमी के प्लस कोर्सेस के माध्यम से आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा, आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन सब्सक्रिप्शन किस तरह से लें, उससे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि अनअकैडमी के प्लस के बेनिफिट्स क्या हैं सब्सक्रिप्शन के। तो आपको डेली लाइव क्लासेस प्राप्त होती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स ए टू जेड कंप्लीट सिलेबस, पीडीएफ नोट्स, करंट अफेयर्स की मैगजीन, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड क्विजेज, ये सब कुछ सिंगल सब्सक्रिप्शन में प्राप्त होता है। और दोस्तों, ये आपको बता दूं, एमपीपीएससी एंड व्यापम का कॉमन सब्सक्रिप्शन है। मींस आपको अलग अलग सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही सब्सक्रिप्शन से आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। शुरू से लेकर के अंत तक बैच लॉन्च होते हैं, हर एग्जाम से रिलेटेड अलग अलग बैच आपको मिलते हैं, तो आप उनको में भी ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। तो ध्यान रखिएगा, आप ड्यूरेशन किसी भी ड्यूरेशन का ले सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, ये आपके ये इस ड्यूरेशन के भी ले सकते हैं, 12 मंथ से 24 मंथ्स के भी ले सकते हैं। हालांकि आपको बता दूं, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन बहुत ही किफायती हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेरा रेफरल कोड PANDEY पांडे, इसको जरूर आप यूज करेंगे। 10% का इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि इस कोड को यूज करेंगे तो सिर्फ मुझसे ही पढ़ने का मौका मिलेगा। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, उन सभी से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको अप्लाई करना नहीं भूलेंगे। 12 मंथ्स के लिए मात्र 7,920 रुपए और 24 मंथ्स के लिए मात्र 11,520 रुपए ही आपको पे करना होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। 6 मंथ, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। मींस 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में आपको ईएमआई की सुविधा भी अवेलेबल है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। मींस 500 रुपए, 600 रुपए मंथली के हिसाब से आप ईएमआई में भी पे कर सकते हैं अपने अपने जो चार्जेज है। बहुत ही किफायती, बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही कह सकते हैं कि मींस क्वालिटी और क्वांटिटी के वाला ये प्लेटफॉर्म आपको जो है, जहां पर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो चलिए, स्वागत है आज का इस सेशन में। जैसे मैंने कहा कि आंसर राइटिंग का ये सेशन है, उत्तर लेखन का सेशन है, उत्तर लेखन का सेशन। और उत्तर लेखन किससे संबंधित? एमपीपीएससी 2020 के एग्जाम के नए पैटर्न के अनुसार। लेकिन यदि जो लर्नर्स एमपीपीएससी जिनको 2019 का मेंस देना है, उनके लिए भी ये सेशन बेहद महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो हम लोग आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आज का टॉपिक जो मैंने लिया है, स्टॉक एक्सचेंजेज। मतलब कि आप मेरे पिछले जितने भी वीडियो देखेंगे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप के, जो अनअकैडमी के जो यूट्यूब चैनल है, उस लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स, इसमें अभी आप वीडियो देख रहे हैं,
वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और प्लेलिस्ट में आप नीरज पांडे के नाम से जितने भी आपको लेक्चर्स इंडियन इकोनॉमी के शुरू से लेकर के अंत तक मैंने इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट किया है, आंसर राइटिंग सिखाई है, प्रैक्टिस करवाई है। तो आप लोग इस पर्टिकुलर आज का जो टॉपिक लिया है मैंने स्टॉक एक्सचेंजेस का लिया है, तो इसमें से हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से हमें उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो लर्नर्स पहली बार, बिल्कुल पहली बार जान रहे हैं कि एमपीपीएससी के मेंस में क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, या नहीं जानते कि मींस एमपीपीएससी में कैसे प्रश्न, कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर लिखने की क्या कला, क्या शैली होनी चाहिए, तो आपको बता दूं कि एमपीपीएससी में मूलतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मूलतः 3 प्रकार के। कौन कौन से? 3 मार्कर, 5 मार्कर और इसके अलावा 11 मार्कर। जो 3 मार्कर प्रश्न होते हैं उनमें आपको 1 या 2 पंक्ति में उत्तर देना होता है, 1 या 2 पंक्ति में, और यदि मैं कहूं तो 10 शब्दों में उत्तर। 5 मार्कर जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको 50 शब्द में उत्तर देना होता है। जो 11 मार्कर होंगे उनमें आपको 200 शब्दों में उत्तर देना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो लर्नर्स 2019 के मेंस की तैयारी करने रहे हैं उनके लिए यही 3 टाइप के प्रश्न होंगे, लेकिन 3 नंबर, 6 नंबर और 11 नंबर के प्रश्न आते हैं। 3 नंबर में आपको 1 या 2 पंक्ति में उत्तर देना है। मैं यहां पर इसको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, जो 2020 का नया पैटर्न उसके अनुसार 1 या 2 भी नहीं, 1 पंक्ति में उत्तर देना है। लेकिन जो 2019 के मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 1 या 2 पंक्ति। इसके अलावा 6 नंबर में 100 शब्दों की सीमा होती है, 11 नंबर में 300 शब्द की शब्द सीमा होती है। 11 नंबर नहीं, ये आपका 15 नंबर का प्रश्न 2019 के मेंस की। ठीक है, तो ये पैटर्न है। अब आता हूं मैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज का हमने टॉपिक आज लिया है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज का। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा सिलेबस है ना, उस सिलेबस में जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जो टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स को डायरेक्ट आपको मेंस में उतार देता है और उसके आगे पीछे हमें कुछ नहीं देता कि क्या लिखना है। कई प्रश्न ऐसे भी होते हैं। तो उसमें जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, इस प्रश्न है 3 नंबर का, स्टॉक एक्सचेंज। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यह सेशन ध्यान रखिएगा। सॉरी, 3 नंबर का प्रश्न है स्टॉक एक्सचेंज। ये 3 नंबर का प्रश्न है। अब इसके आगे पीछे नहीं दे रहा कि आपको बताना क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कहां, कैसे, कितने स्टॉक एक्सचेंज, कुछ नहीं, 3 नंबर में। ठीक है, दूसरा प्रश्न बीएसई। अब हम यदि नहीं जानते हैं बीएसई का फुल फॉर्म या बीएसई के बारे में नहीं जानते हैं तो हम प्रश्न ही नहीं लिख पाएंगे। तीसरा एनएसई। चौथा प्रश्न हो सकता है भारत में स्थापित भारत के कोई 2 स्टॉक एक्सचेंज। इस प्रकार से भी 3 नंबर में प्रश्न आते हैं, कोई 2 स्टॉक एक्सचेंज। इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। पांचवें टाइप का प्रश्न क्या हो सकता है? इसमें 2 प्रकार के, मैं इतने क्वेश्चन पहले डिस्कस कर देता हूं आपसे, इसके बाद मैं दूसरे टाइप के प्रश्नों में आता हूं। मींस प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार, प्राथमिक बाजार क्या होता है उस पर भी आता हूं। पहले आप इतने शब्दों को आप समझे। देखिए यहां पर पहले तो ये समझ लें कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, बीएसई क्या होता है, एनएसई क्या होता है, फिर उसके उत्तर लिखने का हम प्रयास करते हैं, फ्रेम करने का प्रयास करते हैं। तो आपको बता दूं स्टॉक एक्सचेंज क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखी है, लेकिन ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाए स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे परिभाषा ही लिख देंगे। पहले क्वेश्चन की डिमांड देखें, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर क्वेश्चन दूसरे अलग अलग शब्दों के अनुसार जो है पूछा जा सकता है। शब्दों का खेल होता है, शब्दों की भूमिका होती है, शब्दों का महत्व होता है उत्तर लेखन में। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से किसी कंपनी के शेयर बेचे जाते हैं और इच्छुक निवेशकों द्वारा खरीदा जाता है।
means stock exchange is a means through which shares of a company are sold or bought by interested investors. That means a stock exchange can be termed as link between interested seller and interested buyers which facilitate buying and selling of share. मैं एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं कि आप बाजार होता है, बाजार में क्या होती हैं, दुकानें होती हैं। यहां पर क्या है, बाजार में किसी दुकान में जो कंपनी है, मीन्स किसी न किसी कंपनी का ही प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, किसी न किसी ने मैन्युफैक्चर किया होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग वाली यूनिट जो है, उद्योग क्या है, वो बाजार में ला करके उन्होंने अपना सामान रख दिया, बाजार में लग करके अपना सामान उन्होंने रख दिया। मीन्स ये क्या करना चाहते हैं, ये सेल करना चाहते हैं, ये बेचना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट, ये अपना प्रोडक्ट जो है बेचना चाहते हैं, है ना। और यहां पर बाजार में आप जाते हैं किस लिए, आप खरीदना चाहते हैं। दैट मीन्स आप क्या हैं, दैट मीन्स आप बायर हो गए, आप खरीदना चाहते हैं। तो बाजार क्या हो गया, बाजार एक ऐसा माध्यम हो गया जहां पर सेलर एंड बायर मीन्स क्रेता और विक्रेता दोनों मिलते हैं और दोनों आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान में कह रहा हूं, एक पक्षी नहीं होता। आप पैसे देते हैं और वो सामान मीन्स आप लेते हैं सामान और वो सामान आपको देते हैं, मीन्स आप उनको पैसा देते हैं, मीन्स उसके बदले मीन्स आपका एक माध्यम और हो गया, वो माध्यम हो गया क्या, पैसा, जिसके माध्यम से आप लेन देन करते हैं। और दूसरा माध्यम हो गया आपका बाजार, जहां पर आप लेन देन करते हैं। मीन्स एक जिसके माध्यम से आप लेन करते हैं वो हो गया पैसा, मीन्स विनिमय का माध्यम हो गया वो। और दूसरा हो गया क्या, मीन्स बाजार, मीन्स दुकान। सेम इसी प्रकार से शेयर मार्केट में भी होता है। शेयर क्या है, शेयर मार्केट, हमने क्या कहा, शेयर मार्केट या स्टॉक, मैं अभी बताऊंगा आपको। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट क्या हो गया, जहां पर शेयर, ये बाजार है जहां पर शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। मीन्स हम नॉर्मली बाजार में जाते हैं तो कोई भी सामान खरीदते हैं, कई प्रकार की दुकानें होती हैं, लेकिन ये ऐसा मार्केट है जहां पर शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। मीन्स कोई कंपनी अपनी शेयर बेच रही होगी और कोई व्यक्ति अपना खरीद रहा होगा, शेयर उन शेयर को खरीद रहा होगा। या मेरे पास शेयर हैं, मैंने किसी कंपनी के खरीद के रखे हैं, अब मैं बेचना चाहता हूं, लेकिन आप दूसरे व्यक्ति हैं, आप उसे खरीदना चाहते हैं, तो मैं कहां पर आपको ढूंढूंगा, मैं कहां पर आपको सर्च करूंगा। इसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, स्टॉक एक्सचेंज जिसे कहा जाता है, शेयर मार्केट कहा जाता है, स्टॉक एक्सचेंज, जिसके माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज का मतलब विनिमय, लेन देन, जहां पर स्टॉक का लेन देन किया जाता है। मीन्स मैं बेचना चाहता हूं तो मैं यहां पर जाकर के कहूंगा भैया कि मैं बेचना चाहता हूं, तो वो क्या कर देंगे, मेरे शेयर यहां पर लिस्टेड कर देंगे। इन द सेंस कहने का मतलब कि आपको शो होने लगेगा कि भैया कोई ना कोई शेयर बेच रहा है, तो आप देखेंगे, और आप देखेंगे तो आप कहेंगे भैया मुझे तो खरीदना था, तो आपने खरीद दिया। ये क्या हो गया, स्टॉक एक्सचेंज। मीन्स ये क्या हो गया, स्टॉक एक्सचेंज एक माध्यम हो गया जहां पर शेयर खरीदने वाले और शेयर बेचने वाले दोनों का क्या किया जाता है, मिलन कराया जाता है। मीन्स शेयर खरीदने वाला खरीदता है और शेयर बेचने वाला बेचता है, इस प्रकार विनिमय हो जाता है और इसी पर स्टॉक का शेयर का विनिमय होता है, इसलिए इसको स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। अब ये आता है, हमें 3 नंबर में प्रश्न आता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। 3 नंबर में प्रश्न आया, स्टॉक एक्सचेंज, समझिएगा कि 3 नंबर में प्रश्न आया स्टॉक एक्सचेंज, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। इसको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसको सबसे पहले तो हम इसके बारे में बताएंगे स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। सबसे पहले बताएंगे कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। तो आपने बता दिया, यहां पर लिखा स्टॉक एक्सचेंज, और आपने इसके लिखे तरीके कई हो सकते हैं, शब्द आपके क्या हो सकते हैं। मीन्स स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक माध्यम जहां पर शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। एक माध्यम है किसका, जहां पर शेयर
खरीदे और बेचे जाते हैं। यह आपने बता दिया। फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, उदाहरण के तौर पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज, या इसे सिर्फ बीएसई भी लिख सकते हैं, एनएसई लिख सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मीन्स आपको ध्यान ये रखना है कि जो 3 नंबर के प्रश्न वो 10 से 15 शब्द की सीमा से आगे ना निकले, 10 से 15 शब्द की सीमा से आगे ना निकले। आप इसमें इसी लिमिट पर रहें। और ये आप यहां पर यदि काउंट करें, आप काउंट कर लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मीन्स यदि आप ये एक ही भी एग्जांपल देते हैं तो चल जाता है। मीन्स आप चाहें तो यदि सिर्फ इतनी चीज देखें आपका, तो ये कितना में हो गया, कितने में हो गया, 8 से 9 शब्दों में। कितने में हो गया ये, 8 से 9 शब्दों में, है ना। तो मीन्स आपको समझना क्या है यहां पर, आपको समझना ये है कि मीन्स हमें लिखने की कला या शैली ऐसे विकसित करनी है कि हम कम शब्दों में और उसको इस चीज को बता दें। स्टॉक एक्सचेंज किसी भी देश में या हर देश में होते हैं, ऐसे माध्यम है, एक मीडियम है, एक लिंक है। जैसे मैंने यहां पर डिफिनेशन दी है, पीछे देखिए आप, ये क्या है, एक लिंक है, लिंक बिटवीन इंटरेस्टेड सेलर एंड इंटरेस्टेड बायर्स विच फैसिलिटेट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर। मीन्स इसको मैं यदि आप दूसरे रूप में भी देखिएगा, इसको दूसरे रूप में भी लिखने का प्रयास करता हूं, जैसा उस डिफिनेशन में लिखा गया है। मीन्स स्टॉक एक्सचेंज क्या हो गए, मीन्स लिंक बिटवीन बायर एंड सेलर ऑफ शेयर्स, सेलर ऑफ शेयर्स। दूसरा आप क्या लिख दें, दूसरा आप लिख सकते हैं इसी में पॉइंट, दैट मीन्स फैसिलिटेट्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, ये आपका हो गया क्या, ये आंसर हो गया। मीन्स आपको ध्यान ये देना है कि एक पंक्ति में उत्तर देना है और कोशिश ये करना है, मीन्स एक पंक्ति का मतलब यहां पर हो गया 10 शब्द, और उस शब्द सीमा को हम पालन करें, 10 से 12 शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयास करें। लेकिन उसको समझ में, उन 10 से 12 शब्दों में ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो एग्जामिनर को, कि जो आप लिख रहे हैं, जो प्रश्न पूछा गया है उसमें उस पर पूरी क्लैरिटी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। हमारे यहाँ पर 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है कहां पर अवस्थित है, बॉम्बे में अवस्थित है। 1875 में स्थापित किया गया था, और ये क्या है, एशिया का प्राचीनतम, एशिया का प्राचीनतम स्टॉक एक्सचेंज है, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया। फिर इसके बाद दूसरा है, मैं आंसर राइटिंग पर भी आता हूं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में की गई थी, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के रूप में इसने कार्य करना 1994 में प्रारंभ किया। यह मुंबई में अवस्थित है। यह भारत में प्रथम पूर्णतः कंप्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए, आपके पास प्रश्न है, आपके पास प्रश्न है, और प्रश्न क्या है, बीएसई। ठीक है, यदि शब्द लिखा है बीएसई, फुल फॉर्म नहीं लिखा, तो सबसे पहले आवश्यक यह है कि इसका फुल फॉर्म बताएं, दैट मींस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा आप क्या बताएं, यदि फुल फॉर्म लिखा है, नहीं लिखा है, तब की बात मैं कर रहा हूं, और यदि फुल फॉर्म प्रश्न में दिया तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है फिर अलग से, है ना। स्टेब्लिश्ड इन
1975 इन बॉम्बे। चाहे तो आप लिख दें, चाहे ना लिखें। और फिर इसके बाद वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, या ये भी लिख सकते हैं ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, या इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया। देखिए आप यहां पर, अब आप शब्द सीमा थोड़ा सा काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मीन्स आपको देखने में लग रहा है कि ये तो बड़ा आंसर है भाई, एक लाइन में कैसे, 10 शब्द में कैसे, पर वास्तव में 10 शब्द ही हैं। आप देख लीजिए 10 से 11 शब्द हैं। और डायमेंशन में आपने जानकारी भी यहां पर 3 दे दी, 3 4 जानकारी दे दी। एक जानकारी दे दी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, काफी लोग तो यही नहीं जानते, लर्नर्स की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार अचानक से आ जाता है प्री में क्वेश्चन, तो हम हमें पता नहीं होता है। पर एक जानकारी ये भी है, बीएसई है क्या ये भी बता दे तो मतलब एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि आप जानते हैं भैया कि ये क्या है। फिर इसके बाद स्टेब्लिशमेंट इसका कब किया गया, 1875, ये 1975 नहीं 1875 है इन बॉम्बे, दैट मीन्स बॉम्बे में किया गया। चौथी जानकारी दे दी आपने कि ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। है ना। फिर इसी प्रकार एनएसई यदि पूछता है, एनएसई तो आप इसको भी लिख दें, दैट मीन्स एनएसई क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा यहां पर एक और मैं चीज बताऊंगा आपको, इस्टेब्लिश्ड इन 1992, 1992। अच्छा यहां पर चाहे तो तीसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं, उसका प्रमुख सूचकांक। तो जैसे इसका प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 इज द मेन इंडाइसेस, इज द मेन इंडाइसेस या सूचकांक, ये भी लिख सकते हैं। इसका क्या है मेन इंडाइसेस, इसका क्या है आपका सेंसेक्स, सेंसेक्स उसका जो है मेन सूचकांक है। तो आप ये भी नहीं लिख के आप ये भी लिख सकते हैं। मीन्स आपको ऐसा भी नहीं कि आपको 5-6 पॉइंट आपको देने हैं, छोटे छोटे पॉइंट यदि आप 2-3 तथ्यात्मक जानकारी आप प्रोवाइड कर देते हैं, यदि तथ्यात्मक क्वेश्चन है तो आपका सफिशिएंट होगा, है ना। इसके बाद चलते हैं, जैसे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं निफ्टी 50 व सेंसेक्स 30 में, निफ्टी 50 व सेंसेक्स 30 में। तो ध्यान रखना, देखिए मैंने अभी बताया था कि निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 किसका किसका सूचकांक है। तो निफ्टी एंड 50, सबसे पहली बात तो निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, सेंसेक्स बीएसई का है। ये है क्या, ये क्या है, संवेदी सूचकांक है, संवेदी सूचकांक है। निफ्टी 50 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सभी सूचकांकों में सर्वप्रमुख सूचकांक है, जबकि सेंसेक्स 30 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सभी सूचकांकों में सबसे प्रमुख है। तो मैं आपको बताऊं कि यदि आपसे पूछ लिया गया सेंसेक्स 3 नंबर में, तो आप क्या लिखेंगे, तब आप लिखेंगे सेंसेक्स, दैट मीन्स मेन इंडाइसेस ऑफ बीएसई। ये क्या बताता है, ये प्रगति बताता है, 30 प्रमुख कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है, provides information related to 30 top companies related to 30 top companies shares या शेयर ऑफ, मीन्स ये क्या बताते हैं, उतार चढ़ाव बताता है 30 कंपनियों के
30 कंपनियां इस पर लिस्टेड होती हैं। सेंसेक्स 30, इसका नाम ही है सेंसेक्स 30, मींस 30 कंपनियों के सूचकांक की सूचकांक है ये। 30 कंपनियों के बारे में, शेयर के बारे में ये हमें जानकारी प्रोवाइड करता है। 30 कंपनियों के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। इसी प्रकार यदि आपसे निफ्टी पूछता है, यदि आपसे निफ्टी पूछता है तो इसमें क्या लिखेंगे? तो इसमें आपको देखना ये है निफ्टी में, दैट मीन्स सेम आपका यहां पर निफ्टी में, दैट मीन्स प्रमुख कह सकते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक, एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अलावा और क्या कर सकते हैं आप? इसके अलावा दे सकते हैं आप, मींस इसमें 50 कंपनियां होती हैं तो दैट मीन्स 50 कंपनियों के शेयर की गति को बताता है। देखिए यहां पर प्रश्न ये है निफ्टी, इसका मतलब ये है कि आपको ये नहीं बताना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये बताना है कि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक है, संवेदी सूचकांक है, संवेदी सूचकांक है, ये आपको बताना है, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख संवेदी सूचकांक है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, शेयर बाजार का वर्गीकरण से क्वेश्चन जो बनते हैं, इससे क्वेश्चन जो बनने की संभावना है इनको देखते हैं। दैट मीन शेयर बाजार का वर्गीकरण है स्टॉक मार्केट क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक मार्केट। दो प्रकार के शेयर बाजार मींस मार्केट होते हैं। शेयर बाजार को दो प्रकार के में बांटा जाता है, स्टॉक मार्केट को नहीं, शेयर बाजार को, शेयर को खरीद बिक्री से संबंधित, तो शेयर बाजार को दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और इसमें क्या होता है, जब किसी कंपनी को पहली बार कोई शेयर इशू करती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। इवन फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी होता है। ये तीनों के तीनों जो है उपकरण है इस किसके, प्राथमिक बाजार के, जहां पर मीन्स ऐसे जब ऐसे शेयर की खरीद फरोख्त होती है लेकिन उसमें स्टॉक एक्सचेंज का सहारा नहीं लिया जाता है। मीन्स जब एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के बिना किसी भूमिका इच्छुक बिना किसी भूमिका के, जब एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के बिना किसी भूमिका के इच्छुक निवेशकों को सीधे तौर पर अपने शेयर बेचती है तब वह प्राथमिक बाजार कहलाता है। जब एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के बिना किसी भूमिका के, स्टॉक एक्सचेंज के बिना किसी भूमिका के निवेशकों को सीधे तौर पर अपने शेयर बेचती है तब यह प्राथमिक बाजार कहलाता है। इसके तीन प्रमुख उपकरण हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एंड राइट्स इशू। है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एंड राइट्स इशू, ये तीन है। और यहां पर ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए तो क्या है, प्राथमिक बाजार पूछ लिया गया, प्राथमिक बाजार। अब आपको प्राथमिक बाजार पूछ लिया तो आप क्या लिखेंगे? मीन्स देखिए प्राथमिक बाजार है, इसका मतलब है शेयर खरीदे बेचे जाएंगे, बायर एंड सेलर के बीच संबंध तो बनेगा, लेकिन संबंध कहां पर, शेयर स्टॉक मार्केट के थ्रू नहीं है, ये डायरेक्टली शेयर बेचते हैं। दैट मीन्स जैसे किसी कंपनी को, मान लीजिए किसी कंपनी मीन्स पहली बार शेयर जारी कर रही है, इनिशियली पहली बार नया स्टॉक उसने क्रिएट किया है और पहली बार जारी कर रही है, तो उसमें डायरेक्टली होता है कि आप जो है बैंक में जाकर के अपना जो डीमैट अकाउंट होता है उस डीमैट अकाउंट से आप शेयर खरीद सकते हैं, वो होता है आपको इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेकिन अब आपको उस कंपनी के शेयर बेचने, मान लीजिए आपने खरीद दिया, तब आप कहां से बेचेंगे?
तब आपसे तो डायरेक्टली कोई खरीदने आएगा नहीं, तब आप स्टॉक एक्सचेंज में आप खरीदेंगे। दैट मीन्स वो कंपनी क्या करेगी, वो लिस्टेड हो जाएगी, वो कंपनी वहां पर उतने शेयर लिस्टेड हो जाएंगे उस कंपनी में। इसके बाद जब आप मीन्स आपसे कोई शेयर खरीदेगा तो वो कहलाएगा आपका सेकेंडरी मार्केट। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर स्थिति में सेकेंडरी मार्केट द्वितीयक बाजार होगा। दैट मीन्स स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता होगी। तो प्राथमिक बाजार मतलब जहां पर स्टॉक एक्सचेंज के बिना स्टॉक एक्सचेंज के बिना शेयर खरीदे जाते हैं, शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। बेचे जाते हैं, इसके आप तरीके भी बता दें। दैट मीन्स आईपीओ, एफपीओ या राइट्स और राइट्स इशू, ये भी आप बता दें। ठीक है, तो मीन्स आपको एग्जामिनर जो है ये समझ जाएगा कि मीन्स इसको पता है। आईपीओ, आईपीओ और राइट्स इसी में आते हैं। पर लेकिन जहां पर द्वितीयक बाजार कौन होता है, द्वितीयक बाजार जब एक कंपनी के शेयर की खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंज पर हो, यह कंपनी के शेयर की खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंज पर हो, तब इसे द्वितीयक बाजार कहते हैं। द्वितीयक बाजार में कंपनी के फ्री प्लॉट शेयर की खरीद बिक्री होती है। मीन्स उतार चढ़ाव होता रहता है किसी कंपनी के शेयर में। जब ज्यादा डिमांड होती है तो उस कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, और जब कम डिमांड होती है तो उस शेयर की वैल्यू कम हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है खरीदने और बेचने वाले के ऊपर कि कब खरीदना है और कब उसे बेचना है ना। तो यहां पर आपके क्या हो गए, कंपनी के शेयर की खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंज पर हो। मीन्स ऐसा बाजार जहां पर शेयर को जो है स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदा बेचा जाता हो। और यहां पर ये भी लिख दें कि यहां पर शेयर के जो है कंपनी के बाजार में कंपनी के फ्री प्लॉट शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। ये भी 2 पॉइंट लिख दें, तो 2 पॉइंट आपके सफिशिएंट है। 2 जानकारी आपने, 2 तथ्यात्मक जानकारी, कॉन्सेप्चुअल जानकारी आपने प्रोवाइड कर दी, ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया, है ना। क्लियर है सभी को। चलिए, तो फिर आज का ये स्टॉक एक्सचेंज के से संबंधित प्रश्नों की जानकारी इतनी। और आपको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि मेरा 5 बजे से डेली एमपीजीके का सेशन होता है। 17 नवंबर से 17 नवंबर से शाम को 5 बजे से मध्य प्रदेश का कल्चर, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, और मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति के अलावा मध्य प्रदेश की जनजातियों का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जनजातियां। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर आपको जाना है और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर सर्च करना है नीरज पांडे, और सर्च करके आपको फॉलो कर लेना है। आपको बता दूं कि ये सेशन बिल्कुल फ्री होगा आप सभी के लिए, बिल्कुल फ्री होगा 5 बजे से। और आपको ये भी बता दूं कि उसमें लगभग एमपीजीके का संपूर्ण एमपीजीके आपको प्राप्त होगा, संपूर्ण एमपीजीके। तो आप संपूर्ण एमपीजीके कवर अप कर लें, वहां से पुराने लेक्चर्स, पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे, जितनी बार देखना चाहे उतनी बार देख सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट के लिए क्वेश्चंस भी आपको पीडीएफ में प्राप्त हो जाएंगे, वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के लिए 2020 के में जो आयोग जोड़े गए हैं, कमीशन जोड़े गए हैं, संवैधानिक और सांविधिक संस्थान जोड़े गए हैं, वो भी आपको प्लस क्लास के माध्यम से, यदि आप प्लस के सब्सक्राइबर हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं, नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप प्लस को आप लोगों ने अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे बेहतरीन मौका है, घर पे रह करके घर का खाना खाते हुए बिना बाहर गए मात्र 6 से 7 हजार रुपए, 8 हजार रुपए में संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का आपके पास मौका है। आपको इनमें से कोई भी एक ड्यूरेशन का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है PANDEY पांडे, इसका यूज करें। 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। 10% का 12 मंथ्स के लिए मात्र 7,920 रुपए और 24 मंथ्स के लिए मात्र 11,520 रुपए ही आपको पे करना पड़ेगा। मेरा रेफरल कोड अप्लाई करना नहीं भूलेंगे, ठीक है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान रखिएगा। इस लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। सभी प्रकार के क्लासेस की लिंक आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।